gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने आवेशों के गुण धर्म में आवेश संरक्षण का नियम पढ़ा था। आज की अपनी जो क्लास है भौतिक विज्ञान की, इस क्लास में आप आवेशों के गुण धर्म का तीसरा बिंदु पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम कहेंगे आवेशों की निश्चितता। आवेशों की निश्चितता, इससे क्या आशय है। आपको मैं बता सकता हूं कि किसी भी वस्तु को हम दो स्थितियों में रख सकते हैं। किसी भी वस्तु को हम दो स्थितियों में रख सकते हैं। एक तो अपने पास वो हो स्थिर, और एक वो हो अपने पास गतिमान। एक तो क्या हो स्थिर हो और दूसरी वो क्या हो गतिमान हो। तो अपना सवाल ये आता है कि यदि आवेश को हम स्थिर रखें या आवेश को हम गतिमान रखें, दोनों स्थितियों में उसके मान पर क्या फर्क पड़ेगा। या सरल भाषा का हम प्रयोग करें तो हम यूं कह सकते हैं कि जब आवेश स्थिर है और जब आवेश गतिमान है तो दोनों स्थितियों में आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं इसके लिए एक प्यारा सा एग्जाम्पल तैयार करता हूं। जैसे ये आप मानो कि कोई एक वस्तु है, यह आपके पास एक वस्तु है, फिलहाल ये स्थिर अवस्था में, और मैं कहता हूं कि इस पर आवेश क्यू है। आवेश क्या इस पर क्यू है। यदि इस वस्तु को मैं अब गतिमान कर दूं, वस्तु को मैं क्या कर दूं गतिमान कर दूं, गतिमान कर दूं तो आवेश कितना होगा। आवेश तो यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो विद्युत आवेश है वो निर्देश तंत्र में गति के लिए स्वतंत्र है, वो गति भी कर सकता है। तो जब हम आवेश पर बात करें तो आवेश चाहे स्थिर अवस्था में हो, आवेश चाहे गतिमान अवस्था में हो, उस पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के आवेश पर गति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। गति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके लिए याद रखने का क्या तरीका होगा। तो आवेश को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यू अपन ले लेते हैं विराम अवस्था कि विराम अवस्था में बराबर आपका क्यू होगा गतिमान। क्यू क्या होगा, यानी आवेश चाहे विराम अवस्था में हो या आप कहते हैं स्थिर अवस्था में हो, चाहे आवेश गतिमान अवस्था में हो, तो उस पर इसका जो आवेश है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ये वस्तु है,
ये स्थिर है और ये वस्तु को मैंने गतिमान कर दिया। अगर इसका आवेश Q है तो इसका आवेश भी क्या होगा, Q होगा। तो ये था आपका आवेश का तीसरा गुणधर्म, आवेश की निश्चितता। कई किताबों में निश्चितता भी कहा गया है, तो ये प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है, इस पर ज्यादा विचार करने की जरूरत है नहीं। अब देखो मेरे बच्चों, आप इस नियम को लिखना चाहें तो आप क्या लिखोगे, आवेश की निश्चितता। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के आवेश पर गति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात चाहे आवेश स्थिर अवस्था में हो चाहे आवेश गतिमान अवस्था में हो, उसका आवेश नियत रहता है। अब एक एग्जाम्पल इसका हो जाए, हम बात करते हैं हाइड्रोजन H2 और हीलियम की। यह आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। हाइड्रोजन और हीलियम जो है, इनके जो अणु हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के जो अणु हैं, इनमें 2 प्रोटॉन है और 2 ही बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन। 2 तो क्या है, प्रोटॉन, और 2 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब है क्या, इसको मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। जैसे ये मैं H2 बना लेता हूं, ये 2 प्रोटॉन हो गए नाभिक में, तो ये इसकी बाहर की आपको ये कक्षा ले लो, तो आप यूं कह दो ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये आपका हीलियम के लिए। अब ऐसा ही मैं H2 पर बनाना चाहूं तो H2 जो है वो यूं बढ़ेगा, या आपने केमिस्ट्री में खूब अच्छे से पढ़ भी रखा है। ये अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम में 2 प्रोटॉन दोनों में, और दोनों में ही 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन फर्क क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो तो एक जैसी है। इलेक्ट्रॉन की गति तो क्या है, एक जैसी है, और जो प्रोटॉन की गति है वो भिन्न भिन्न। प्रोटॉन की गति जो है वो क्या है, भिन्न भिन्न है। तो आप कह सकते हैं हाइड्रोजन और हीलियम में, प्रोटॉन को P से लिख रहा हूं, प्रोटॉन की गति भिन्न है, बट इलेक्ट्रॉन की गति समान। इलेक्ट्रॉन की गति क्या है, समान। लेकिन ये भी उदासीन है और ये भी उदासीन है। गति भिन्न भिन्न है दोनों में, दोनों में गति भिन्न भिन्न है, क्योंकि प्रोटॉन की गति तो भिन्न भिन्न हो गई, इलेक्ट्रॉन की गति समान हो गई। लेकिन फिर भी आप यूं कह सकते हैं कि ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है। तो आवेश पर गति का कोई प्रभाव पड़ा? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। आवेश पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये अपने पास तीसरा गुणधर्म था, आवेश की निश्चितता। तो आवेश की निश्चितता मतलब नाम से पता चल रहा है कि आवेश का मान जो है, किसी भी वस्तु पर आवेश का मान निश्चित है, चाहे वो स्थिर हो चाहे वो गतिमान हो, उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यह आपका तीसरा पॉइंट था। अब आवेश के गुणधर्म पर हम चौथा और इम्पोर्टेंट जिसे हम कहते हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन खूब बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं सवाल, और मुख्य एक नियमों में से वो है जिसे हम कहेंगे आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत, या आवेश का क्वांटमीकरण, या आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण।
अब देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ इस शब्द से पहले परिचित कराता हूँ। क्वांटमीकरण शब्द जो बना है वो क्वांटा से बना, और क्वांटा शब्द का अर्थ होता है पैकेट, जिसे अपन अपनी भाषा में कहते हैं बंडल। अब देखो हुआ क्या कि योग्यता के नियम से हम एक लिमिटेड आवेशों का मान निकाल सकते थे परिणामी। अगर यही आवेश अपने पास लाखों की संख्या में हो, करोड़ों की संख्या में हो, तो उस वक्त हम उस नियम का यूज सही तरीके से नहीं कर पाए। इसके लिए आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत बताया है। पहले सिद्धांत पढ़ते हैं, फिर इसका यूज बताते हैं। नाम मैंने आपको बता दिया। तो इस नियम के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश, इस नियम के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश मूल आवेश E, और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। E का पूर्ण गुणज होता है, ऐसा क्यों है? इसका लॉजिक मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। पूर्ण गुणज क्यों है? तो Q बराबर ±NE, जहां Q तो आपका क्या हो गया? आवेश हो गया। अब बताओ आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलम होता है। याद रखना, C से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां जो N है ना, ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा हो सकता है। आधा, पाव, सवा, ढाई, डेढ़ ऐसा नहीं हो सकता। तो n बराबर आप लिख सकते हो ±0। 0 तो मैंने ऐसे लिया है, +-1 ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो, +-2 +-3 ऐसे आप आगे तक इसको ले सकते। तो Q बराबर ±N। अब यहां अगर हम बात करें, E का मान मैंने ऊपर भी लिख दिया। ये मूल आवेश है और इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इस बात को तुम नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना। सवाल आता है, एक क्वांटम आवेश का मान लिखो, या आवेश के एक क्वांटा का मान कितना होता है? तो एक क्वांटम आवेश का मान, एक क्वांटम आवेश का मान कितना? जितना ये है E का मान, क्योंकि इसे ही मूल आवेश कहा गया है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक क्वांटम आवेश का मान लिखो। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो, वापस एक बार तुम नियम पर आ जाओ। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, फिर मैं आपको इससे क्वेश्चन भी कुछ कर बताऊंगा कि किसी निकाय का कुल आवेश मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। अब यहां पर सवाल ये बनता है कि भैया पूर्ण गुणज क्यों होता है? पूर्ण गुणज ही क्यों होता है? तो इसके पीछे का लॉजिक जो है मैं आपको समझाऊंगा। एक बार पीछे की क्लास को जरा आप याद करें। हमने पढ़ा है कि आवेशन का मूल कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो सदैव पूर्ण संख्या में जाते हैं। पूर्ण संख्या मतलब
एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, दो भी जा सकते हैं, तीन भी जा सकते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, दो आ सकते हैं, तीन आ सकते हैं, बट क्या ये पॉसिबल है आधा इलेक्ट्रॉन चला जाए या पाव इलेक्ट्रॉन चला जाए या 3.5 इलेक्ट्रॉन चले जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये अपन इसका एक थोड़ा सा एक सिंपल एग्जांपल और लेंगे। जैसे अपन मान लो कि कहीं किसी फंक्शन में गए, तो शादी ब्याह का फंक्शन है और वहां डिनर पार्टी है, तो अपनी प्लेट में अपन एक रसगुल्ला डाल सकते हैं, दो डाल सकते हैं, तीन डाल सकते हैं, पर अपन कभी भी आधा रसगुल्ला डलवाते हैं अगले से? नहीं, ना वो डालेगा ना हम डालते। तो ठीक वही बात यहां भी हो रही है कि जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या में जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, दो जा सकते हैं, तीन जा सकते हैं, बट कभी भी आधा पाव सवा ढाई नहीं जा सकता। यही कारण है कि किसी निकाय का कुल आवेश मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां Q आवेश है, कूलाम मात्रक, N पूर्ण संख्या प्लस माइनस 0 1 2 3, E मूल आवेश और एक क्वांटम आवेश का मान आपको लेना है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰। अब इसी नियम पर एक सवाल और पूछता है वो, क्या पूछता है कि आवेश के क्वांटमीकरण का अर्थ क्या है, या आवेश के क्वांटमीकरण का आशय क्या है? आवेश के क्वांटमीकरण का आशय या क्वांटमीकरण का अर्थ क्या अर्थ है? तो बच्चों इसका जवाब आपको देना है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण सदैव पूर्ण संख्या के रूप में होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण सदैव पूर्ण संख्या के रूप में होता है। पूर्ण संख्या का मतलब आप समझ रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, आधा पाव सवा ढाई डेढ़ नहीं हो सकता। तो ये आपके आवेशों के गुण धर्म के 4 बिंदु मैंने आपको बताए हैं। कल की जो आपकी क्लास होगी उस क्लास में हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आवेशों के गुण धर्म पर 1 नंबर का छोटा न्यूमेरिकल कई बार पूछ लेता है, तो उस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे और फिर उसी वीडियो में मैं आपको घर से करने के लिए कुछ सवाल दूंगा, तो आप ट्राई करेंगे घर पर। और जो भी वीडियो आपको भेजे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, इससे आप संबंधित बातें मुझे व्हाट्सएप कर पूछें, अपना जवाब दें कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे पता लगे कि बच्चे क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे। आप जवाब नहीं दोगे, कोई क्यूरी आपकी तरफ से कोई फीडबैक नहीं आएगा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि बच्चे वीडियो नहीं देख रहे। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी ये क्लास वैसे तो पसंद ही रहती है, ये तरीका भी अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद, खुश रहो।